बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कंटूर को जो है वो तफसीलन डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हमने जो है वो कंटूर इंटीग्रेशन को जो है वो डिस्कस करना है। वहाँ पे हमने कंटूर को डिफ़ाइन किया कि ये कैसी कर्व होती है और उससे रिलेटेड कुछ हमने इंटीग्रेशन के अंदर भी उसका जो है वो यूज़ उसको जो है वो डिस्कस किया। अब हम जो है वो कंटूर इंटीग्रल की बात करते हैं। कंटूर को अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, वेक्टर एंड कैलकुलस के अंदर जो है वो इसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास सिंगल इंटीग्रल होता है और फिर डबल इंटीग्रल, फिर ट्रिपल इंटीग्रल। तो सिंगल इंटीग्रल जो है वो उसमें जब कर्व पे डिपेंड करता है तो उसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और जब डबल इंटीग्रल सरफेस पे डिपेंड करता है, प्लेन नहीं होती बल्कि सरफेस पे डिपेंड करता है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। इसी तरह तीसरे को हम वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह लें कि हमारे पास जो है वो क्या है, कंटूर इंटीग्रल्स हैं, और ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो क्या होते हैं, लाइन इंटीग्रल्स ही होते हैं। तो कंटूर इंटीग्रल्स हम किसके फाइंड करना चाह रहे हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन के। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एक फ़ंक्शन होगा कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, यानी कि जो फंक्शन है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। इसमें जो है वो हमारी डोमेन और रेंज सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। तो जब हम एफ ऑफ जेड के जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रल्स की बात करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग ए गिवन कंटूर सी, और उसमें जो है वो कंटूर सी जो है वो गिवन होगा, तो इस इंटीग्रल को हम जो है वो क्या कहेंगे, कंटूर इंटीग्रल कहेंगे। डेफिनेटली जो कंटूर गिवन होगा वो डिफाइंड होगा कि वो क्लोज्ड कंटूर है या कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, फ्राम ए पॉइंट z इज इक्वल टू z1 टू ए पॉइंट z2 इन दी कम्प्लेक्स प्लेन। उस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कंटूर जो है वो डिफाइंड होगा कि ये किस पॉइंट से लेके जो है वो किस पॉइंट तक है, या क्लोज्ड भी है तो डेफिनेटली उस क्लोज्ड भी डिफाइंड होता है कि उसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो क्या है, उस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटूर इंटीग्रल्स की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली लाइन इंटीग्रल्स हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं फिर किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये कंटूर के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, किसके ऊपर, कंटूर के ऊपर और उस फंक्शन के ऊपर। यानी कि दो हमारे पास चीज़ें हैं इंटीग्रल में, एक वो फंक्शन है और एक कंटूर है, दोनों के ऊपर जो है ये डिपेंड करेगी। तो इसको जो लिखते हैं वो इस तरह लिखा जाता है, यानी कि एफ ऑफ जेड ये हमारे पास इंटीग्रेंड जो है ये फंक्शन है, और ये कंटूर सी जो है वो क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, और डी जेड हमारे पास डिफरेंशियल है, जेड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है या कम्प्लेक्स प्लेन है। इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि बेसिकली ये z1 से लेके क्या है, z2 एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये तकरीबन उस वक्त लिखते हैं हम जब ये एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करे, इंटीग्रल जो है इंटरमीडिएट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे, तो फिर वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह इसकी जो है वो लिखी जाती हैं। अब ये तो बात हो गई कंटूर इंटीग्रल्स की। अब हम जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलें। इससे पहले जब मैंने कंटूर की बात की थी इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं जो अभी मैं फिर लिखने लगा हूँ कि हम एक जो है वो इक्वेशन लेते हैं। ये बेसिकली कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक कर्व है, कंटूर है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टी के ऊपर डिपेंडेंट है। टी यहाँ पे पैरामीटर है, और उस पैरामीटर की वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है ए से बी। तो ये जो फॉर्मेशन है z इज इक्वल टू जेड ऑफ टी वेरीज़ फ्राम ए टू बी, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक कंटूर सी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी वैल्यू जो है वो एक्सटेंड हो रही है। अब ये देखें टी ए से बी है, तो टी की जगह पे ये कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ए पे, तो टी की जगह पे हम इधर ए पुट करें तो पॉइंट क्या आएगा, z ऑफ ए आ जाएगा। इसका मतलब जो z1 पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास z ऑफ ए है, और इसकी जगह पे टी की जगह पे इधर बी पुट करें तो जेड बी है, वो हमारा जो है वो z2 पॉइंट है। तो z1 से z2 ये इसकी वैल्यू है।
लेट द फंक्शन एफ ऑफ जेड बी पीस वाइज कंटिन्यूस। अच्छा, ये जो कंडीशंस होती हैं ये बहुत ही नोट करने वाली होती हैं। अक्सर जब आप लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। हाँ जी, इंटीग्रल के लिए कौन सी बुनियादी जो है वो कंडीशन है कि अगर वो फंक्शन फुलफ़िल करे तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी हमें इंटीग्रल फाइंड करना है तो इंटीग्रल के लिए जो बुनियादी कंडीशन है, रिक्वायर्ड है, वो ये है कि फ़ंक्शन क्या होना चाहिए, फ़ंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए या पीस वाइज कंटिन्यूस फ़ंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूस फ़ंक्शन ऑन सी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एफ़ ऑफ जेड की बात कर रहे हैं तो जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ़ ऑफ जेड टी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। किस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अब हम अगर लाइन इंटीग्रल को या कंटूर इंटीग्रल को इस कर्व के अलांग डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। ये वहाँ पे भी इससे पहले वीडियोस के अंदर जब मैंने कंटूर की बात की है तो वहाँ पे हम 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, उसके अंदर ये बाकायदा से ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं। अगर आप पहले वीडियोस को जो है वो देखें तो वहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा होगा। बहरहाल सी एफ ऑफ जेड डी जेड को हम ने किसके अंदर लिखा, ये जो z है ये t पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि z ऑफ t आ जाएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो z प्राइम t और साथ dt आ जाएगा। चेन रूल लग के z प्राइम t और dt आ गया। ठीक है, तो और इसका इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हम c किसको ले रहे हैं, कंटूर को ले रहे हैं। और कंटूर जो है वो उसकी डेफिनेशन ये है कि z प्राइम t जो है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये कंटूर में हम जो है वो बात भी करके आ चुके हैं वहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल के लिए कंटिन्यूटी की ही कंडीशन जो है वो रिक्वायर होती है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल है वो इंश्योर्ड है। तो बहरहाल जो कंटूर इंटीग्रल्स हैं बेसिकली वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो कंटूर पे डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब हम जो है वो आगे जो हमारे एग्जांपल्स हैं सेक्शन 40 के अंदर, उन एग्जांपल्स के ज़रिए हम इन बातों को जो है वो क्लियर करेंगे और कंटूर इंटीग्रेशन को जो है वो फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेक्शन 40 है, इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें जो कंटूर इंटीग्रेशन है वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो कंटूर इंटीग्रल से रिलेटेड ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये इंटीग्रल क्या है, ये इंटीग्रल है z बार डी जेड ओवर सी कंटूर है और ये एफ ऑफ जेड है। ठीक है, यानी कि हमें बेसिकली जो है वो अगर आप देखें तो हमने ये वाली जो डेफिनीशन है उसको हम यूज़ करेंगे, जो इससे पहले मैंने जो है वो डिफ़ाइन की कि सी एफ ऑफ जेड डी जेड को हम लिख सकते हैं z1 to z2 और ये लिखा जाएगा एफ ऑफ जेड टी z प्राइम t और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है जी, इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के जो कंटूर है C वो राइट हैंडेड हाफ ये सर्कल है, z मॉड इज़ इक्वल टू 2। इसको क्या ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसकी यहाँ पे जो है वो बना दूँ, फिगर बनाऊँ, तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो है वो फिगर आएगी। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये क्या है, ये y एक्सिस है और ये कम्प्लेक्स प्लेन है। ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स प्लेन है। z इज़ इक्वल टू 2 को अगर हम देखें वैसे तो ये हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल ये वाला है, z मॉड इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा जो है वो कंप्लीट जो है वो इसका सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, ये ओरिजिन है और इसके पॉइंट्स जो है वो 0 0 हैं। लेकिन उसने कहा है राइट हैंडेड, तो इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं है।
और थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके π/2 वेरी हो रही है। यानी कि ये आपका जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, दैट इज़ π/2, और ये होती है -π/2। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है, -π/2 से लेके π/2 तक वेरी हो रही है। और z इज़ इक्वल टू कर्व जो है वो हमारे पास वो 2e⁻⁴ आयोटा थीटा है। z मॉड जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और z की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये 2 है और ये नेगेटिव में है और इमेजिनरी एक्सेस के साथ है, तो इधर z इज़ इक्वल टू -2 आएगा, 2 आयोटा आएगा। और ये पॉइंट जो है वो z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा है। बहरहाल अब हमने क्या करना है, हमने इसका इंटीग्रल जो है वो लिखना है। इंटीग्रल जो है वो इसमें हमारे पास इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल है सी z प्राइम डी जेड। इसका मतलब जो z है उसका प्राइम, और फिर जो है वो हमने क्या लिखना है, इधर डी जेड भी जो है वो लिखना है। इसमें देखें z जो है दैट इज़ इक्वल टू 2e⁻⁴ आयोटा थीटा है, ठीक है। और इसका अगर हम जो है वो प्राइम लें, z प्राइम थीटा वो लें, तो वो क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू 2e⁻⁴ आयोटा थीटा, ठीक है। 2e⁻⁴ आयोटा थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये z प्राइम थीटा, और साथ जो है वो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक हम लिखें तो डी जेड आ जाएगा। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है, -π/2 से लेके π/2 तक जो है वो वेरी कर रही है। -π/2 to π/2, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, f ऑफ z लिखना है, f ऑफ z थीटा, z प्राइम थीटा, डी थीटा। इसके मुताबिक ये फॉर्म बनती है हमारे पास। अगर वैल्यू नहीं पुट करना चाहते तो ये भी आप जो है वो पहले z1 से z2 जो है वो आप लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देना है। -π/2 से लेके π/2 f ऑफ z थीटा जो है ये हमारे पास जो है दैट इज़ 2, ये z बार है, पहली बात तो ये है, ये क्या है z बार, z प्राइम थीटा जो है वो डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका बार भी लेना है, यानी कि इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, -π/2 to π/2, और z बार मीन्स e⁻⁴ आयोटा थीटा, इसका बार आ जाएगा। और z बार थीटा जो है सॉरी ये हमारे पास जो है वो z थीटा जो है वो किसके इक्वल है, इसका डेरिवेटिव वो ये आया है 2 आयोटा e⁻⁴ आयोटा थीटा आ गया, और साथ जो है वो क्या है, डी थीटा है। इसमें ये देखें 2 2 क्या होता है, 4 आयोटा बाहर लिखा जाएगा, -π/2 to π/2, और यहाँ पे इसका बार लें तो e⁻⁻ आयोटा थीटा, और ये e⁻⁻ आयोटा थीटा डी थीटा, ये आपस में ऐड होके इसका आंसर जो है वो पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा होता है, लिमिट -π/2 से लेके क्या हो जाएगी, π/2, और इसके बाद ये 4 आयोटा, अब π/2 माइनस प्लस हो जाएगा π/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू पाई के इक्वल आ जाएगी। तो ये बन जाएगी 4 आयोटा, और साथ जो है वो पाई, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई आयोटा। ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 4 पाई आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हमने इंटीग्रल फाइंड किया है, ये फिर क्या आ गया है, सी z बार डी जेड किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई आयोटा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बात जो है वो नोट करेंगे, वो क्या है कि नोट दैट व्हेन z is on the curve,
z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 2 जब इस कर्व के ऊपर है, ठीक है, z मॉड इज़ इक्वल टू 2 है। z मॉड इज़ इक्वल टू 2 अगर मैं इसको ये लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ z मॉड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। और मॉड की जो है वो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता है कि z मॉड स्क्वायर को लिखा जा सकता है z इंटू z बार इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जो है वो यहाँ से z बार की वैल्यू लिखूँ तो वो किसके इक्वल लिखी जाएगी, 4/z के इक्वल जो है वो लिखी जाएगी। ये मैं अगर इसको जो है वो 2 कह लूँ तो मैं 2 के अंदर पुट कर देता हूँ, पुट इन 2 वी गेट। तो ये क्या बनेगा, ये z बार की जगह पे 4/z dz इज़ इक्वल टू 4 पाई आयोटा। अब यहाँ से अगर मैं 4 को बाहर निकाल लूँ तो ये c1/z dz इज़ इक्वल टू 4 पाई आयोटा। 4 को इधर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम इस इंटीग्रल की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/z dz दैट इज़ इक्वल टू पाई आयोटा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो ये बात की कि कंटूर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, फिर हमने z बार जो है इसका कंटूर इंटीग्रल फाइंड किया, फिर उससे जो है एक रिज़ल्ट और जो है डिडक्ट किया कि 1/z dz का जो है वो इंटीग्रल वो किसके इक्वल आता है, पाई आयोटा के इक्वल आता है। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 इस बुक के अंदर। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।